सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल आयुर्वेदा विद वैष्णवी। आज का हमारा टॉपिक है कारक। बीएमएस के संस्कृत के सिलेबस में कारक एक टॉपिक है जो 20 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें क्वेश्चन एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे हैं जिसमें कारक यूज़फुल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट या मेन पार्ट जो हम बोल सकते हैं संस्कृत का, वो कारक है। सो लेट्स बिगिन। तो कारक की डेफिनेशन क्या है? क्रियान्वयी कारकम। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, जैसे क्रियान्वयी फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑप्शन में हमें कारक रहेगा, तो ये ध्यान में रखना है। इसके 6 प्रकार है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है या फिर 1 लाइन का क्वेश्चन आता है संस्कृत के पेपर 2 में। वो होता है कति कारकानि सन्ति, यानी कितने कारक हैं। तो हमें लिखना है 6। लेकिन आपने तो पढ़ा होगा कि 7 होते हैं टोटल विभक्ति, लेकिन जो षष्ठी विभक्ति है वो कारक नहीं है, क्योंकि इसका क्रियापद के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं आता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आया कति कारकानि सन्ति, तो हमें लिखना है षट् कारकानि सन्ति। और इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे कारक में कि श्लोक दिया रहेगा, उसका विभक्ति लिखनी रहेगी, एक आधा वर्ड अंडरलाइन किया रहेगा। अगर वो षष्ठी विभक्ति का हुआ और लिखा रहा कि कारक लिखो, तो हमें लिखना है कारकः नास्ति, क्योंकि षष्ठी विभक्ति कोई कारक नहीं है। इतना पता चलने के बाद अब नेक्स्ट एक चीज़ जो आपको याद करनी है वो है ये टेबल, जहाँ विभक्तियाँ लिखी हैं, उनके सूत्र लिखे हैं और उनका मराठी या हिंदी में अर्थ लिखा है मैंने। मराठी में भी आता है, आप नोट्स चाहो तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो ये टेबल आपको याद करना है। इसका यूज़ ये रहेगा कि ये जो भी सूत्र है ये फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। जैसे ये दिया रहेगा प्रथमा ऑप्शंस में रहेगा, तो हमें टिक करना है। तो इसके लिए ये सूत्र आपको लर्न करने ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और ये हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते टाइम इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये अगर आपको याद हो तो इजी जाएगा ट्रांसलेट करने में, संस्कृत टू मराठी या मराठी टू संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज। तो सबसे पहला आता है कर्ता। प्रतिपादिकार्थक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। लिंग परिमाण, लिंग यानी जेंडर, परिमाण यानी कोई भी मोजमाप बोल सकते हैं, वचन 1 है 2 है कितने, वो जो सब बताता है वो प्रथमा में आता है। और इसको हिंदी में ने, जैसे नाउन हो गया, नाउन के बाद ने यूज़ करते हैं हम, तो वो कर्ता। यानी जो हमारे इंग्लिश में हम पढ़ते थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट था कर्ता, यानी जो काम करता है वो, तो संस्कृत में उसको कर्ता बोलते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया राम, सीता एक्सेट्रा, या फिर कितने एक, द्वि, त्रि, ऐसे, तो वो सब प्रथमा विभक्ति में आता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। नेक्स्ट है कर्म। कर्म का सूत्र है कर्तुर इप्सितमम कर्म या कर्मणि द्वितीया। ये तो याद रहेगा कि कर्म द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए कर्मणि द्वितीय आ गया। कर्तुर इप्सितमम यानी कर्ता जो काम करता है उसको कर्म बोलते हैं। इसको हिंदी में इसको को आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल रामः फलम खादति, यानी राम फल को खाता है, ऐसे। नेक्स्ट है करण। करण है सूत्र है इसके भी 2 सूत्र है। साधकतमम करणम कर्तुर करणयोस् तृतीया, यानी जो साधन है उसको करण बोलते हैं, या कर्तुर करण, कर्ता जो कर्म करता है उसका जो साधन है, करण यानी साधन, उसका जो साधन है वो तृतीया विभक्ति में आता है। इसको हिंदी में से या के द्वारा ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे राम हस्तेन लिखति, यानी राम हाथ के द्वारा लिखते हैं, ऐसे। नेक्स्ट आता है
संप्रदान, संप्रदान में आती है चतुर्थी विभक्ति। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, यानी कर्म जिसके लिए किया जाता है उसकी चतुर्थी विभक्ति करनी है, या फिर चतुर्थी संप्रदाने। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट है अपादान। अपादान में आती है पंचमी। इसके भी 2 सूत्र हैं, ध्रुवम अपाये अपादानम या अपादाने पंचमी। इसका अर्थ होता है किसी से अलग होना या किसी से दूर जाना, जिसमें भी होता है, या किसी से कोई चीज़ नहीं फॉर्म होना, उसमें अपादान आता है। हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे बाद में। फिर आता है षष्ठी विभक्ति। इसमें कारक नहीं है, लेकिन फिर भी सूत्र अगर आया तो षष्ठी शेषे। शेषे यानी ये जितने भी दिए हैं सारे सूत्र, इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो षष्ठी विभक्ति में जाएगा। इसका होता है का, की, के, या फिर रा, रे, री। लिखा नहीं है मैंने, लेकिन होता है वो। लेकिन नेक्स्ट है अधिकरण। आधारो अधिकरण या सप्तमी अधिकरण है। जो किसी भी चीज़ को आधार देता है वो अधिकरण में अधिकरण कारक में आता है, सप्तमी विभक्ति है। इसका हिंदी में हो जाएगा में या पर। वो टेबल अब याद हो गया हो, होप सो। अगर नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके पहले याद कर लीजिए। मैं आपको उसके यूजेस बता रही हूँ। सूत्र तो हालांकि सूत्र तो एमसीक्यूज में आते हैं, लेकिन वो जो हिंदी है वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। रामः अस्ति, राम है। मैंने देखा था कर्ता ने था, तो राम ने ऐसा आ जाएगा, यानी राम के द्वारा क्रिया की जा रही है। होना ये भी एक क्रिया है, तो कौन है? राम है। तो इसमें हमें प्रथमा विभक्ति में एक प्रश्न का उत्तर मिलता है हु। जिसमें हमें हु का आंसर मिला वो प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में देखा था हमने कर्म को। द्वितीया विभक्ति यानी कर्म, और उसका हिंदी में देखा था को। माता रामम पश्यति। इसका हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते तो देखिए, माता राम को देखती है। तो राम को देखती है, इसीलिए राम की द्वितीया विभक्ति आई है। नेक्स्ट है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति से या के द्वारा। लक्ष्मणः रामेण सह गच्छन्ति। लक्ष्मण राम के साथ जाते हैं। इसमें सह है इसलिए तृतीया विभक्ति है। ये कैसे है ये हम रूल्स में देखेंगे। नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के लिए, यानी कर्ता जो कार्य करता है वो जिसके लिए करता है वो चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो शबरी रामाय बद्री फलानी ददाती, यानी शबरी राम के लिए बद्री फल देती है। तो राम के लिए, किसके लिए? राम के लिए, इसलिए राम की चतुर्थी विभक्ति हो गई। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति। पंचमी में था से या फिर अलग होना। हनुमान रामात आशीर्वादम प्राप्नोति। हनुमान राम से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राम से है इसीलिए रामात आया। फिर है षष्ठी विभक्ति। रामस्य नगरी अयोध्या, यानी राम की नगरी अयोध्या, राम का शहर अयोध्या। काकी के इसमें से आया तो राम के सामने आया, इसलिए रामस्य, इसकी षष्ठी विभक्ति हो गई। नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति। इसमें होता है में या पर। रामे भारतीयस्य श्रद्धा अस्ति, यानी राम में भारतीयों की श्रद्धा है। तो रामे इसलिए इसकी सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन यानी हमारा काइंड ऑफ इंग्लिश का एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो गया। तो हे राम, किसी को बुला रहे हैं या कुछ, तो ये हो गया। इसके अलावा ये सब एक वचन के एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा द्विवचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। द्विवचन रहा तो इसमें रामः रामो, रामो दो राम है इसलिए रामो आ जाएगा। और बहुवचन रहा तो रामाहा। बस इसमें वचन का डिफरेंस आ जाएगा, बाकी सब सेम है। इसके ऊपर क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम तो एमसीक्यू आते हैं। जैसे ये सेंटेंस दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्रैकेट में राम दे दिया, तो हमें ऑप्शन में रामम चूज़ करना पड़ेगा।
तो अभी ये कैसे करें हम, इसका भी सोल्यूशन है आगे वीडियो में, आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना होने के बाद हमें याद करना है शब्द रूपानी, जिसके टेबल्स है अकारांत, आकारांत, इकारांत एक्सेट्रा, जो हमारे सिलेबस में है उसको याद कर रहा है, और वो भी अकॉर्डिंग टू वचन। ये जो मैंने अभी ये बताया ये सिर्फ एक वचन के हैं, ऐसे द्विवचन बहुवचन के रहेंगे तो वो याद करना है। और शब्द रूपानी याद करके इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे एक शब्द दे दिया, शब्द रूपानी का जो टेबल है उसमें से एक शब्द दे दिया, अभी उस शब्द के लिखा रहेगा कि शब्द रूपाणी लिखत, यानी शब्द रूप लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है मूल शब्द जो कि माला है, उसका लिंग, उसका अंत, फिर वो कौन सी विभक्ति और कौन सी वचन में है ये लिखना है। ये 1 मार्क के लिए आता है, ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल्स हमें एनी हाउ याद करने हैं। अगर इसकी आपको ट्रिक चाहिए होगी, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे हैं, इसकी ट्रिक चाहिए होगी तो कमेंट में बताइए। तो अब हम देखेंगे रूल्स कि ठीक है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो गया, वो हिंदी में जो ट्रांसलेशन बताया वो भी हो गया, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि वही वर्ड्स आए, उसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स आते हैं, तो हम उसमें ट्रांसलेशन कैसे करें, तो उसके जो रूल्स है वो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे अभी प्रथमा विभक्ति कब कब हमें यूज़ करनी है, जब कोई कर्ता या कोई जेंडर या मेजरमेंट यानी परिमाण या संख्या ये व्यक्त करने के लिए जो कुछ भी हो उसमें प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। रामः गृहं गच्छति, राम घर को जाते हैं, जैसे मैंने बताया था प्रथमा विभक्ति में हमें हु का आंसर मिलेगा, कौन जाता है तो राम जाता है, इसलिए राम की हो गई प्रथमा विभक्ति। ऐसे ही इन सब के लिए भी आ जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीया विभक्ति, इसको हम इंग्लिश के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है रामः फलम खादति, इसमें हमें व्हाट का आंसर मिलेगा। राम क्या खाते हैं, फलम खादति, तो फलम की द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ रूल्स है जो हमें द्वितीया विभक्ति यूज करते टाइम याद रखने हैं। पहला सूत्र है अकथितंच, ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में भी है। तो अकथितंच, इसमें 16 धातु है, ये धातु याद कर लीजिए, 16 की 16 ना। इसमें से कोई भी धातु अगर आता है इस प्लेस पे, ये धातु रूपानी है ना, तो इस प्लेस पे अगर इनमें से कोई भी धातु रूप आता है तो हमें द्वितीय विभक्ति ही यूज करनी है। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मंथ, मुच, नी, रु, कृश, वह, इसमें से कोई भी एक आया तो हमें द्वितीय विभक्ति ही यूज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता भोजनम पचती, पचती है, पच धातु आया, तो पच धातु आया, इसलिए अभी इसका हमें था कि व्हाट का आंसर, तो पचती बनाती है, क्या बनाती है या पकाती है, तो क्या पकाती है, भोजन पकाती है, इसलिए भोजन की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। द्वितीय विभक्ति का नेक्स्ट रूल है गमगच्छ धातु योगे द्वितीया, यानी गमगच्छ ये धातु आया तो हमेशा द्वितीय विभक्ति यूज करनी है। यानी एक सेंटेंस याद रखिए, जहाँ जाते हैं उसकी द्वितीय विभक्ति। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो कहाँ जाता हूँ, विद्यालय, यानी जहाँ जाते हैं, जिस जगह जाते हैं उसकी द्वितीय विभक्ति। इसका थर्ड रूल है अधि, शिंग, स्था, कर्म, यानी अधि के सामने शी या स्था, इन दोनों में से कोई भी धातु रूप आया तो द्विवचन करना है। अदरवाइज अगर अधि नहीं रहा या सिर्फ शी या स्था रहा बिना अधि के, तो सप्तमी विभक्ति यूज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सह छात्रावासम अधितिष्ठति, अगर यहाँ अधि नहीं होता तो हम लिखते सह छात्रावासे तिष्ठति, इसमें बस अधि आया, अधि के सामने स्था आया, स्था का ये तिष्ठति होता है,
अगर ये आया इसीलिए हमें छात्रावास का द्वितीय विभक्ति किया। तो ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल है ये वर्ड्स याद कर लीजिए। अगर ये वर्ड्स हो सेंटेंस में तो हमें द्वितीय विभक्ति यूज़ करनी है। अभितः सभी ओर, परितः चारों ओर, समया के पास, निकषा पास, प्रति यानी उसकी ओर, अनु यानी पीछे, धिक ये धिक्कार वाला, अंतरा बीच में, अंतरेण के बिना। इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अभी परितः आया, परितः यानी चारों ओर। किसके चारों ओर? विद्यालय के, इसीलिए विद्यालय की द्वितीय विभक्ति। फिफ्थ है वीणा योगी द्वितीय। सेंटेंस में वीणा आया तो द्वितीय विभक्ति। वीणा पंचमी और तृतीय विभक्ति में भी यूज होता है। वीणा आया तो हम सेंटेंस में द्वितीय, तृतीय या पंचमी कोई भी एक लिखे तो भी चलेगा, हमेशा वो करेक्ट ही होगा। अब हम देखेंगे तृतीय विभक्ति के रूल्स। पहला रूल है सह वीणा योगे तृतीया, यानी सह या वीणा इन दोनों में से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस में रहा तो तृतीय विभक्ति करनी है। लक्ष्मणः रामेण सह वनम गच्छति। लक्ष्मण राम के साथ वन जाते हैं। अब ये सह है तो सह किसके साथ है? सह यानी साथ, तो किसके साथ? राम के साथ, इसलिए राम की तृतीय विभक्ति हो गई। विना आया रहता, बिना किसके बिना? राम के बिना, इसलिए रामेण विना वनम गच्छति ऐसा हुआ रहता। नेक्स्ट रूल है इसका येनांग विकारा, यानी जिस सेंटेंस में किसी चीज की विकलांगता या विकार या किसी भी चीज का दोष बताया है वहाँ तृतीय विभक्ति यूज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सह कर्णेन बधिर अस्ति, वो कान से बहरा है। तो कैसे, किससे बहरा है? कौन सा उसका पार्ट विकलांग है? कान, कर्णेन, इसलिए उसकी तृतीय विभक्ति हो गई कर्णेन। तीसरा है भावनावाचकात्, कोई भी हमें भावना एक्सप्रेस करनी है तो तृतीय विभक्ति यूज करेंगे। फोर्थ रूल है अलम योगी तृतीया। सेंटेंस में अलम आया तो उसके साथ कोई भी वर्ड आया तो तृतीय विभक्ति कर देनी है। अलम जल्पनेन, जल्पन यानी बड़बड़ कर रहा, बहुत ज़्यादा बिना बात की इररिलेवेंट टॉक्स, उसको बोलते हैं जल्पनेन। अलम यानी मत करो, जल्पन इररिलेवेंट टॉक्स मत करो, तो जल्पनेन तृतीया। फिफ्थ रूल है अपवर्गे तृतीया। फिफ्थ रूल है अपवर्गे तृतीया, यानी कोई भी कालवाचक या मार्गवाचक शब्द आए तो उसमें तृतीय विभक्ति। बालकः मासेन ग्रंथः अधीतः। मासेन कालवाचक यानी टाइमिंग बता रहा है। मासेन मास का तृतीय विभक्ति। कोई भी टाइमिंग है, जैसे दिन हो गया तो दिनेन, दिवसेन ऐसे आएगा वो। फिर सिक्स्थ रूल है वाहन। कोई भी वाहन आया यानी कोई भी गाड़ी का नाम आया तो उसकी तृतीय विभक्ति करनी है। जैसे बालकः बस यानेन विद्यालयम गच्छति, किससे जाता है? बस यानेन। इसमें अगर हम अपना रूल भी लगाए तो वो भी एप्लीकेबल है। जैसे बालक बस के द्वारा विद्यालय जाता है, के द्वारा आया इसलिए भी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे चतुर्थी विभक्ति के रूल्स। पहला है दानार्थ चतुर्थी। इसका याद रखो, जिसको देते हैं उसकी चतुर्थी विभक्ति। माता गणेशाय मोदकम अर्पयति, माता गणेश को मोदक अर्पण करती है। गणेश को देती है तो दान है, किसके लिए है? गणेश के लिए। हमारा रूल भी है कि के लिए आया तो चतुर्थी विभक्ति यूज करनी है, तो किसके लिए? गणेश के लिए, इसलिए गणेश की चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट रूल है रुच्यार्थानां प्रियमाणः, यानी जो पसंद है उसकी चतुर्थी विभक्ति। कोई चीज़ अगर पसंद हो तो उसकी चतुर्थी विभक्ति। शिवाय बेलपत्रम रोचते, यानी शिव को बेलपत्र पसंद है। अभी रोचते किसको पसंद है? शिवा को, शिव को, तो शिव की चतुर्थी विभक्ति शिवाय। थर्ड रूल है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वषट। ये शब्द रहे तो चतुर्थी विभक्ति। हमने तृतीय विभक्ति में भी अलम पढ़ा था, लेकिन वहाँ अलम का अर्थ था
मत करो या नहीं बोलने के लिए। यहाँ पे अलम है पर्याप्त बताने के लिए। इसमें एग्जाम्पल है हरे नमः, नमः आया इसलिए हरि की चतुर्थी विभक्ति हरये हो गया। फोर्थ रूल है क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय। इसके लिए भी सेंटेंस याद रखो, जिसका गुस्सा आता है उसकी चतुर्थी विभक्ति करनी है। गुरु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्य को डांटते हैं। शिष्याय शिष्य को डांटते हैं इसलिए शिष्याय। फिर फिफ्थ हो गया कल्पते। कल्पते सेंटेंस में आया तो चतुर्थी विभक्ति करनी है, भक्ति ज्ञानाय कल्पते। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति। अभी पंचमी विभक्ति के रूल्स क्या है? पहला है से निर्माण होना। अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ फॉर्म हो रही है या बन रही है तो वहाँ पंचमी विभक्ति आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फलात बीजः जायते, यानी फल से बीज उत्पन्न होता है, तो जिससे उत्पन्न होता है उसकी पंचमी विभक्ति। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी बीज से फल उत्पन्न होता है तो बीजात फलम जायते। इन शॉर्ट जिससे कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है या फॉर्म हो रही है उसकी पंचमी विभक्ति करनी है। नेक्स्ट है प्रभवती। प्रभवती शब्द रहा सेंटेंस में, तो जहाँ से प्रभवत हो रही है उसकी पंचमी। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। हिमालयात से अलग होना, इसके अकॉर्डिंग भी हमारा ये ठीक बैठ रहा है। थर्ड रूल है भित्र अर्थानाम, यानी जिससे डर लगता है उसकी पंचमी विभक्ति करनी है। बालकः सर्पात् बिभेति, बालक किससे डरता है? सांप से, तो इससे डर लगता है इसलिए इसकी पंचमी सर्पात। नेक्स्ट हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति। हालांकि ये कारक में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए आता है तो हमें ये याद रखना है, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसका यूज़ होता है। ये शब्द याद कर लेने हैं। अगर इसमें से कोई भी शब्द आता है, इसमें मैक्सिमम तो डायरेक्शन ही है, उत्तर, दक्षिण, ऊपरी, अध यानी ऊपर नीचे, पश्चात बाद में, अग्रे आगे, अंत लास्ट में, दूरे दूर, समीप यानी पास में, समक्षम यानी आगे। इसमें से ये डायरेक्शन ही है। अगर इसमें से कोई भी शब्द रहा तो षष्ठी विभक्ति करनी है। वृक्षस्य उपरि नभः अस्ति, ऊपरी ऊपरी है, किसके ऊपर है? वृक्ष के ऊपर, इसके ऊपर है इसलिए इसकी षष्ठी विभक्ति। और काकी के अकॉर्डिंग भी अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते तो इसकी षष्ठी विभक्ति बननी चाहिए। जैसे वृक्ष के ऊपर नभ है यानी आकाश है, तो वृक्ष के है, काकी के आया तो षष्ठी विभक्ति करनी थी, इसलिए वृक्षस्य आ गया। नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के दो रूल्स है, आधार और प्रेम या श्रद्धा। आधार, अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को आधार दे रही है तो उसकी सप्तमी विभक्ति करनी है। एग्जाम्पल लेखनी हस्ते अस्ति, लिखने कहाँ है? हाथ में है, तो हाथ आधार दे रहा है, तो जो आधार देता है उसकी सप्तमी विभक्ति, इसलिए इसका हस्त का हस्ते सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है प्रेम श्रद्धा, जिससे हम प्यार करते हैं या जिस पे हमें श्रद्धा होती है उसकी सप्तमी विभक्ति करनी है। एग्जाम्पल रामे मम श्रद्धा अस्ति, अभी किस पे श्रद्धा है? राम पे, तो रामे मम श्रद्धा अस्ति। इस पे कोई लड़का लड़की का भी नाम हो सकता है, कोई चीज़ का भी नाम हो सकता है। इन शॉर्ट जिससे प्रेम या श्रद्धा हो उसकी सप्तमी विभक्ति करनी है। तो ये थे हमारे सारे रूल्स, ये अच्छे से याद कर लीजिए। होप सो अगर इतना भी आपने कर लिया तो आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में इजी जाएगा। तो मैंने बताया आपको क्या क्या याद करना है, वो सूत्र का टेबल। नेक्स्ट हो गया शब्द रूपाणी, ठीक, और उसके रूल्स। ये तीन चीज़ें भी आपको पता रही तो कारक के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स तो कंफर्म है। अगर आपको संस्कृत नहीं भी जमता है फिर भी 20 ना सही 15 तो कंफर्म आ ही जाएंगे। अगर इसके कोई क्वेश्चंस है सॉल्व कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।